Bismillah. This is our lecture number 5. Going to discuss power systems, ठीक है जी, clock arrangement और interrupts, ठीक है जी. ये बड़े important जो है ना वो topics है. Why they are important? Number one के जी, आजकल जो है ना वो there is lot of emphasis कि जी power consumption को reduce किया जाए. सो हर डिवाइस जो मॉडर्न डिवाइस अब आती है उसके अंदर पावर मैनेजमेंट के लिए कुछ उन्होंने फीचर्स दिए हुए होते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या फीचर्स हैं और उनको कैसे जो है वो यूज किया जा सकता है. ठीक है जी. अच्छा, देन पावर एंड क्लॉक आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर. व्हाई? बिकॉज ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं माइक्रो कंट्रोलर्स जो है, दिस इज अ स्टेट मशीन, इट इज अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट. अगर आप डिजिटल लॉजिक की टर्म्स में बात करें, इट इज अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट. ठीक है जी. सीक्वेंशियल सर्किट वो हुआ करते थे, अगर आपको मैं रिमाइंड कराऊं डिजिटल लॉजिक में, तो वो सर्किट्स विच जो ना वो डिपेंड अपॉन नॉट ओनली द प्रेजेंट इनपुट्स बट आल्सो ऑन द प्रीवियस आउटपुट्स. या और प्रीवियस आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये है कि इन टर्न दे डिपेंड अपॉन द प्रीवियस इनपुट्स. सो दोज general circuits which depend upon not only on the present input but on the sequence of previous inputs are called sequential circuits. So digital logic में that is why they are called sequential. जो अगर आपको डिजिटल लॉजिक याद हो तो जब आप RS लैच से जना वो शुरू करते हैं, तो जो लैच है that is the first kind of sequential circuit. सादे अल्फाज में any जना वो circuit which contains a register, a memory element is a sequential circuit. और इसका कंट्रास्ट जो था वो था कॉम्बिनेशनल सर्किट विच ओनली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स. और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती थी वो थी सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स. वो सर्किट्स जो कि ऑपरेट करते थे ओनली ऑन द अराइवल ऑफ द क्लॉक का पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज, वो आपका डिसीजन होता था. तो जो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स थे जो क्लॉक के साथ ऑपरेट करते थे उनको हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो वो कहते थे, बिकॉज उनका जो कंप्लीट ऑपरेशन है वो सिंक्रोनाइज हुआ होता था अराउंड दैट क्लॉक. ठीक है जी. सो चूंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है इट इज अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, इट डिपेंड्स अपॉन क्लॉक. तो वो क्लॉक इसके अंदर जो ना वो कौन कौन सी जो ना देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्लॉक अवेलेबल इन एवरी सर्किट. और वो सोर्सेज ऑफ जो क्लॉक है वो फिर सर्किट के मुख्तलिफ हिस्सों को जा रही होती है टू ऑपरेट देम. और उनको ऑपरेट करती है जब, तो फिर वहां से जो ना वो हमें जो ना अगर हमने पावर सेविंग करनी है तो बेसिकली हमें उसकी जो ना वो क्लॉक को बंद करना पड़ता है सो दैट जो ना वो पावर कंजम्पशन कम हो सके. वो एक्टिवेट नब्स क्लॉक लाइक कि आपका जिंदगी का हर फंक्शन हार्ट बीट के साथ जो है वो अगर सिंक्रोनाइज हो जाए, जैसे आपके सांस की आमदोरफ्त के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, सो यू विल बिकम अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट. ओके. और फिर फाइनली इंटरप्ट, very important. I think the most important subject in the entire you know, microcontroller course or embedded system is the interrupt. Once something needs immediate attention, how you handle that, that is called interrupt. ठीक है जी. So let's start. पहले हम बात करते हैं पावर की. So as I said कि a key feature of many microcontrollers is low power consumption. ठीक है जी. Or the principal way to reduce power consumption is to stop the clock to different parts of the circuit. So based on these two key ideas कि power consumption को low करना है और power consumption को low करने के लिए clock जो है उसको remove करना है, एक किसी भी MCU के अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है वो क्या है, बहुत सारे स्लीप मोड्स. So sleep modes enable the application to shut down the unused module. जो नहीं यूज हो रहा उसको पावर देने की जरूरत नहीं है या क्लॉक भेजने की बेसिकली जरूरत नहीं है. सो पावर सेव हो जाएगी. सो द डिवाइस डिसाइड वेरियस स्लीप मोड्स. इसने मुख्तलिफ आपको स्लीप मोड्स दिए हुए ताकि आप जो है वो पावर कंजम्पशन को एज पर योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट
जो है वो मॉडिफाई कर सके। ठीक है जी, ओके। सो टू सेव पावर इन एरिया, हमने बेसिक प्रिंसिपल क्या डिफाइन कर दिया, कट ऑफ द क्लॉक टू अनयूज्ड मॉड्यूल्स। अनयूज्ड मॉड्यूल्स को पावर जो है क्लॉक नहीं जाएगी, they will not operate. Once they will not operate, they will not consume the power. So उसके लिए क्या है कि उसके लिए you have MCU control register, ठीक है जी, which is the sleep mode control register. Sleep mode control register जो है it decides कि जी इसने किस मोड में काम करना है, और वो मोड जो है फिर उसकी आगे एक डेफिनेशन है कि उसमें कौन से मॉड्यूल्स ऑन होंगे, कौन से मॉड्यूल्स ऑफ होंगे। अगर वो उस मोड में चला जाता है तो उससे उसको नॉर्मल मोड में वापस कैसे लाया जा सकता है। इट इज जस्ट लाइक स्लीप एंड हाइबरनेट मोड ऑफ योर लैपटॉप्स। सो स्लीप और हाइबरनेट मोड आपने अपने लैपटॉप्स के देखे में क्या है कि आपने लेग क्लोज की लैपटॉप का तो वो स्लीप मोड में चला गया, ठीक है, ऊपर किया, लेग खोली, ओपन की, इट गेट्स बैक टू द नॉर्मल जो है वो एक्टिव मोड, ठीक है। स्क्रीन सेवर लग गया, आप काफी देर के लिए अवे हैं तो उससे पहले वो आपसे उसमें सेटिंग्स होती हैं कि जी शट डाउन डिस्प्ले आफ्टर दिस मच टाइम, शट डाउन हार्ड डिस्क आफ्टर दिस मच टाइम, ठीक है जी, गो टू हाइबरनेट मोड आफ्टर दिस मच टाइम। सो वो सारे के सारी जो है वो सेटिंग्स क्या है, वो सेटिंग्स पावर को कंजम्पशन को रिड्यूस करने का तरीका है। okay. So sleep mode control register जो है it defines 6 sleep modes and a sleep enable bit. तो जब आप sleep enable bit जो है इसको जो है वो 1 करेंगे और उसके बाद एक स्लीप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो द सिस्टम इज गोइंग टू गो इनटू द स्लीप। सो अगर आप इस रजिस्टर को देखें तो इस रजिस्टर के अंदर जो है वो स्लीप मोड कंट्रोल रजिस्टर के अंदर आपके पास जो है वो इसके अंदर ये एक स्लीप एनेबल बिट है और ये 3 बिट्स हैं विच डिटरमिन कि जी आपका जो स्लीप मोड कौन सा होगा, ठीक है जी, ओके। सो सपोज के स्लीप इनेबल जो है ना उसको आपने बंद कर दिया, ठीक है जी, और अब आपने स्लीप इंस्ट्रक्शन एक जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, ये जो है वो इसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, असेंबली इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अब इसके ये मोड जो है 000 आइडल मोड, आइडल मोड का क्या मतलब है आगे देखते हैं। 001 एडीसी नॉइज प्रोटेक्शन, देन पावर डाउन, देन पावर सेव, ये 2 मोड्स इसके जो है वो रिजर्व है यानी अनयूज्ड है, और उसके बाद एक है स्टैंड बाय और एक है एक्सटेंडेड स्टैंड। टोटल 8 है ना, तो 8 में से 2 रिजर्व हो गए तो बाकी 6 बचे, ठीक है। हाँ, नोबडी एक्सपेक्ट्स कि जी आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। 450 सफे की इसकी जो है वो डेटा शीट है, तो वो तो उसमें से कुछ भी याद रखना ज्यादा वो नहीं है, लॉजिक आनी चाहिए। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि जी जो है ना यू शुड बी एबल टू राइट अ प्रोग्राम कि जी टू पुट द कंप्यूटर इन द स्लीप मोड और वगैरह वगैरह, तो यू शुड बी एबल टू डू इट। अच्छा, ओके। आइडल मोड, आइडल मोड क्या करता है, सीपीयू को स्टॉप कर देता है, उसकी जो प्रोग्राम मेमोरी है उसको जो है वो क्लॉक, यानी इनको क्लॉक भिजवानी खत्म हो जाता है। जब इनको क्लॉक जानी खत्म होगी तो इसका मतलब देयर नॉट ऑपरेट। लेकिन आपकी जो है ना वो एसपीआई सीरियल प्रेफरल इंटरफेस, एसपीआई पोर्ट, यूएसआर, कंपैरेटर, एडीसी, 2 बाइट इंटरफेस और टाइमिंग टाइमर काउंटर 0 to 3, इसके बाद जो जितने काउंटर्स हैं उनके रजिस्टर्स और वॉच डॉग टाइमर, ये जो है वो रनिंग। मतलब हमने सिंपल हमारे पास ये प्रोग्राम मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी इज प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। सो अब आप इनमें से कोई भी याद नहीं रख सकते, मकसद आपको सिर्फ बताने का ये है कि ये मोड्स इसके अंदर होते हैं। जब आप पावर कंजम्पशन की आपको अगर फिक्र हो, आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो आपको लामोहल्ला डेटा शीट जो है ना वो करनी पड़ेगी, कंसल्ट करनी पड़ेगी।
अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर जब माइक्रो कंट्रोलर्स पे काम किया है तो नाउ आई डोंट रिमेम्बर कि उसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर थे और कौन कौन सी जरा बिट्स थे। ऑल आई रिमेम्बर इज कि जब भी कोई काम करना होगा तो उसके आर्किटेक्चर में मुझे कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी जो कि कुछ रजिस्टर्स कुछ बिट्स के थ्रू सेट होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल मेरे जहन में बैठा है। सो अब मैंने जब भी काम करना है तो मैं वो देखूंगा कि वो कौन सी बिट्स है पहली बात। उसके बाद मैं देखूंगा कि अच्छा अगर मैं किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ या प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के थ्रू प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उसमें वो काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन सी, सी की वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है जिसके थ्रू ये काम। दैट्स ऑल दैट आई एम गोइंग टू सी बस। अच्छा सो वेकअप के अंदर क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरप्ट्स। कि अगर इंटरनल कोई जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं उसमें कोई जो ना ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से इंटरप्ट आ गई है या बाहर से कोई ऐसा जो ना वो इवेंट होता, ठीक है, यस दैट इज एन इंटरप्ट, ठीक है। एडीसी नॉइज रिडक्शन मोड, इसमें क्या है, स्टॉप्स ऑल ऑफ द अबव प्लस दी आईओ क्लॉक्स, जनरल पर्पस आईओ जो है ना उनको बंद करना, ठीक है जी। रनिंग क्या है, एडीसी टू वायर इंटरफेस वगैरह पर। सो देखें कि इसमें अब इसका एसपीआई यूआर्ट और कंपैरेटर जो है ना वो इसमें बंद कर। वेकअप अगेन एक्सटर्नल इंटरनल इंटरप्ट है। पावर डाउन मोड, स्टॉप ऑल अबव प्लस दी एक्सटर्नल ऑसिलेटर। तो हम आगे चल के इसके जब क्लॉक मोड्स देखेंगे तो इसमें क्लॉक भी बहुत सारे सोर्सेज से ली जा सकती है जिसमें से जो है ना वो एक्सटर्नल ऑसिलेटर इज वन ऑफ देम। रनिंग क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट, टू वायर इंटरफेस एड्रेस मैच, वॉच ट्रैक टाइमर। वॉच ट्रैक टाइमर भी अभी हम देखते हैं। वेकअप किसके ऊपर हो सकता है, वॉच ट्रैक पे हो सकता है, पावर प्रीसेट पे हो सकता है, ठीक है। अब ये रनिंग के अंदर इसमें जो ना वो अगर काउंटर चल रहा था तो जो ना वो भी जो ना वो चलता रहेगा अगर उसको एक्सटर्नल क्लॉक जो ना, ठीक है जी। स्टैंड बाय मोड अगेन सेम एज पावर डाउन, ठीक है जी, एक्सेप्ट एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ना उसके अंदर वो उसको चलाता है। वेकअप जस्ट लाइक पावर डाउन, ठीक है जी, और वेक्स अप इन 6 क्लॉक साइकिल्स। एक्सटेंडेड स्टैंड बाय सेम अगेन एज द पावर सेव मोड जो ये वाला है, एक्सेप्ट क्या कि जी एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो स्टिल, ठीक है जी, बाकी सब कुछ। सो अब आप ये देखिए कि इतनी सी जो हमारी जो डिस्कशन हुई है इसके अंदर आपको सिर्फ क्या चीज रिमेम्बर होनी चाहिए कि यार जब भी हम किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो कि थोड़ा सा भी एडवांस का काम करेंगे उसमें पावर को मैनेज करने के लिए कुछ मोड्स हो, वो मोड्स को यूज करने के लिए मुझे उसके कुछ इंटरनल रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू सेट करनी है। उस मोड की हर मोड की अपनी अपनी कोई कैपेबिलिटी होगी, वो मुझे इसकी डेटा शीट से मिलेगी। और जब मैंने उस मोड को सेट करना होगा तो मुझे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके रेलेवेंट फंक्शन तलाश करना होगा। ये की टेक अवेज है। अब अगर मैं आपसे जो ना वो 8वीं जमात वाला एक्सपेक्ट करूं कि आप ये 6 के 6 मोड याद करके आएंगे पेपर में, तो ये बेवकूफी है। सिर्फ ये लेक्चर इतना बड़ा है कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि ये मिड टर्म में आप ये सारा याद करें तो आई कैन गारंटी कि कोई याद नहीं कर सकता, ना याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करें। So effect of sleep modes on clock domains and wake up sources। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे जो ना इसमें जो ना ये बताया हुआ है कि जी एक्टिव क्लॉक डोमेन्स कौन सी है, ऑसिलेटर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, वेकअप सोर्सेज उसको कौन कौन जो है ना वो फिर वहां से वेकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लीप मोड में अगर वो आइडल मोड में है, ठीक है जी, तो आईओ की क्लॉक चल रही है, एडीसी की क्लॉक चल रही है, ठीक है, एएसवाई पता नहीं क्या चीज है, आई एम सॉरी ये मुझे भी समझ आ रहा। मेन क्लॉक सोर्स इनेबल्ड है, ठीक है जी। ऑसिलेटर जो है
उस वो जो टाइमर का ऑसिलेटर है वो इनेबल्ड है, इंटरप्ट 0 1 2 जो है ना वो इनेबल है, 2 बाइट्स इंटरफेस जो है। अच्छा, अब वेकअप सोर्स, इसको वेकअप क्या क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट कर सकती थी ना, तो ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है, ये जो है ना वो 2 बार एड्रेस मैच, ठीक है जी, ये इंटरनल इंटरप्ट है, टाइमर इंटरनल इंटरप्ट है, ये इंटरनल इंटरप्ट है, एडीसी के इंटरनल इंटरप्ट है, अदर आईओ के ऊपर इंटरनल इंटरप्ट। सो वही जो चीज एक्चुअली हम पीछे पढ़ के आए, यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दी हुई है कि ये 6 मोड्स हैं। तो ये जो इंटरनल इंटरप्ट की बात हम कर रहे हैं, ये असल में टाइमर इंटरप्ट, हर चीज के साथ एक अदर कोई ना कोई इंटरप्ट लगी है, टाइमर के साथ भी इंटरप्ट है, यूआरट के साथ इंटरप्ट है, 2 वायर इंटरफेस के साथ इंटरप्ट है, एसपीआई के साथ इंटरप्ट है, हर चीज की अपनी अपनी जो है ना वो इंटरप्ट है, ठीक है जी, डिपेंड अपॉन कि वो क्या आपसे अचीव क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आज हम इस केसेस में, इट हैज 26 डिफरेंट इंटरप्ट सोर्सेज इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल इंटरप्ट, 26 सोर्सेज, ठीक है जी, और विद इन दैट तो फिर और भी ज्यादा हो जाते हैं। सो ऑल इन ऑल, ये जो प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने जो चीज टेक्सचुअल फॉर्म में पढ़ी, ये अब एक टेबुलर फॉर्म में आपको ये एडीसी नॉइज रिडक्शन, इसमें क्या होगा, ये एडीसी को जो ना वो क्लॉक जा रही है, ठीक है, ASY, आई एम सॉरी ये मुझे याद नहीं है, इसको क्लॉक जा रही है, ठीक है जी, मेन क्लॉक सोर्स ऑसिलेटर कौन कौन सा इनेबल है, मेन क्लॉक सोर्स इनेबल्ड है, टाइमर का ऑसिलेटर इनेबल्ड है। उसके बाद वेकअप ये किस किस से हो सकता है, इसमें सिर्फ आईओ खत्म होगी, बाकी सारे प्रीवियस वाले सोर्सेस। You get my point? ये this is the same as जो कुछ हमने previous pages में पढ़ा, बस in a tabular form. Now we get to a very important topic which is system control and reset. Basically जब आपका जो ना वो सिस्टम ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है, तो उस इवेंट को हम जो ना वो रीसेट ऑपरेशन कहते हैं। वो ये हो सकता है कि आपने पावर लगाई तो वो स्टार्ट हुआ, इट इज रीसेट। वो ये हो सकता है कि आपने जो ना वो एक बटन उसके ऊपर लगा होता है वो दबा के रखा कि आप दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट 0 से चलना शुरू हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ रीसेट, ठीक है जी। सो वो कैसे परफॉर्म होता है, उसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, वो हम यहाँ पे जो ना वो डिस्कस करें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप डिजिटल लॉजिक को मैं अगेन रेफर करूंगा क्योंकि इसके साथ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, कि जब भी आप किसी जो है वो डिवाइस को रीसेट करते हैं, तो रीसेट करने का मतलब क्या होता है, रीसेट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी डिवाइस को एक नोन स्टेट से स्टार्ट करना, नोन वैल्यू से स्टार्ट करना, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को जो है ना वो काउंटिंग सिखा रहे हैं, वो काउंटिंग करते करते जो ना वो पहुंचा 12 13 के ऊपर, और फिर उसके बाद उससे आगे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और वो आगे चला गया। सो यू टेल हिम टू रीस्टार्ट फ्रॉम सम नोन स्टेट, दैट से आप उसे कहते हैं कि 10 से रीस्टार्ट करो तुम्हारा, या 0 से रीस्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, दैट इज रीसेटिंग ऑन ऑपरेशन फ्रॉम अ नोन स्टेट। अगर किसी जगह पे कोई गड़बड़ हो गई है या नहीं भी हुई है, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग एक प्रोसेस को रिपीट करना चाह रहे हैं, तो यू वुड लाइक टू स्टार्ट एट अ नोन स्टेट। क्यों? देखिए, अभी हमने जैसे पढ़ा कि इसके अंदर बहुत सारे पावर मोड्स हैं, ठीक है जी, बहुत सारी इंटरप्ट्स हैं, बहुत सारे आयोस हैं। तो जब हमने सिस्टम को स्टार्ट करना है तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट द सिस्टम टू डू? हम क्या ये चाहते हैं कि सिस्टम हमारी मर्जी के मुताबिक एक किसी जो ना वो पॉइंट से अपना काम शुरू करे, या ऐसे ही बस अपनी तरफ से कुछ भी जो ना वो सोच के और कहीं से भी कुछ स्टार्ट करे? अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो इन सम केसेस रिजल्ट्स बड़े खराब भी हो सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटलीस्ट वो इतना तो यही करेगा ना कि वो हमारी मर्जी का काम नहीं करता, whereas it is designed to do something that we want it to do. फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि आप जो है ना वो जब भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो व्हाट डू यू वांट, कि आधे पौने मिनट के बाद जब ये स्टार्ट हो तो मेरे पास एक जो है ना वो विंडोज का डेस्कटॉप खुला हुआ हो
और कुछ मेरी जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों ने इनेबल किया हुआ होता है अपने इसके अंदर ब्राउजर के अंदर कि ब्राउजर को जब मैं रीस्टार्ट करूं तो वो प्रीवियस जो टैब्स ओपन थी उन टैब्स को दोबारा से रिस्टोर कर सके। यही ऑप्शन आपको जो ना वो पीडीएफ जो ना वो एक्रोबैट रीडर भी देता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्टार्टअप के ऊपर ऑप्शन देता है कि जी कुछ जो ना वो चीजों को आप चाहें तो वो शुरू से जो ना वो स्टार्ट हो जाए, वरना आपको उनको स्पेशली प्रोग्राम जाके स्टार्ट करना है, ठीक है। सो यू वुड लाइक कि आपका सिस्टम एक नोन इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करे, ठीक है जी। सो this is the entire purpose of reset. So during reset, all IO registers are set to their initial value, and the program starts execution from a reset vector. एक point से start करता है जहां पे आपका प्रोग्राम लिखा होता है, और आज हम उसको बड़ा डिटेल में इंशाल्लाह जरा देखेंगे। Instruction placed at the reset vector must be absolute jump. वो जिस जगह पे प्रोग्राम स्टार्ट करता है, यूजुअली होता क्या है कि मेमोरी आपकी ना सीक्वेंस में पड़ी हुई होती है, जो प्रोग्राम मेमोरी है उसमें इंस्ट्रक्शंस ये होती है। सो पहला जो एड्रेस है 0000, आपका प्रोग्राम एक्चुअली यहाँ से ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे और कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ होता है रीसेट का। सो यहां से ये एक एब्सोल्यूट जंप लेता है कि इस जीरो से इतना दूर जाके यहाँ पे तुम्हारा वो कोड पड़ा हुआ है जहां से तुमने ऑपरेट करना शुरू कर। दिस इज व्हाट इट इज। मतलब हमने एक बटन बुला दिया, तुम वहां जाओ, वहां पे तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी, तुम्हें वही करना, वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। वही करना। तो जैसे आप किसी जो ना वो बंदे को अपने घर में किसी काम के लिए बुलाए, लेकिन आप खुद मौजूद नहीं है, तो आप उसे कहिए यार तुम ऐसा करना था कि जो ना वो फला जगह पे चले जाना, उधर मैंने जो ना वो गमले के नीचे चाबी रखी हुई है, और साथ जो ना मैंने फ्रिज के ऊपर जो ना एक रख के आया हूँ कागज जिसमें लिखा हुआ है कि काम क्या क्या करता है। कुछ लोग जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब्स करते हैं, उनकी एब्सेंस में उनकी मेड्स आती है, घर के सफाइयां करके चली जाती हैं, और उसका क्या होता है कि चाबी उन्होंने एक नोन जगह पे रखी होती है, और अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है तो वो फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेटिक जो है ना वो उसे लगा के मैग्नेट के साथ लगा के चले जाते हैं। या हम नींद से भी जाते हैं ना, कोई किसी काम से, तो हम किसी नॉर्मल से बोल सकते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है जी। अच्छा, ओके। अब लेकिन ये तब होता है कि जब आपने प्रोग्राम में इंटरप्ट को इनेबल किया हुआ होता है, तो फिर क्या होता है कि वो जीरो के ऊपर जाके सिर्फ देखता है कि रीसेट में कहाँ पे जाना। अगर आपने इंटरप्ट इनेबल नहीं किए तो फिर जीरो के ऊपर से ही आपका प्रोग्राम ही लिखा हुआ था, वहीं से स्टार्ट, ठीक है जी। सो this is also the case if the reset vector is in the application section while the interrupt vectors are in the boot section, ठीक है जी। तो sometimes ऐसा होता है कि जो है ना वो आपकी मेमोरी जो है ना वो उसको बूट सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है और एक एप्लीकेशन सेक्शन। सो अगर रीसेट वेक्टर जो है ना वो पड़ा हुआ है एप्लीकेशन सेक्शन में, और जो है ना वो इंटरप्ट पड़ी हुई है बूट सेक्शन में, इंटरप्ट वेक्टर जो है ना वो पड़ा है बूट सेक्शन में, तो आपका फिर भी जो है आपका रीसेट वेक्टर है वो एप्लीकेशन सेक्शन के जीरो एड्रेस से स्टार्ट, ठीक है जी। So IO ports of AUR are immediately reset to their initial state when a reset source goes active. कोई मुख्तलिफ सोर्सेस इनको रीसेट कर सकते, जैसे ही वो रीसेट करते हैं तो जो जो आईओस है वो भी इनिशियल स्टेट पे चल जाती है, और इसके लिए क्लॉक के होने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रीसेट ऑपरेशन है ये विदाउट क्लॉक हो जाता है, ठीक है जी। तो आफ्टर ऑल द रीसेट सोर्सेस हैव गॉन इनएक्टिव, अ डिले काउंटर इज। सो पहले देखा जाता है कि जी जिस जिस जनाब वो के पास ये ऑप्शन है कि वो सिस्टम को रीसेट कर सके, अगर वो सारे के सारे जनाब वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक डिले दिया जाए, और उस डिले का मकसद ये होता है कि हर चीज थोड़ा सा सेटल डाउन और फिर प्रोग्राम रिज्यूम हो जाए। जैसे हम आज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो सडनली यहाँ पे हो सकता है कि 5-6 मुख्तलिफ लोगों के पास ये ऑप्शन हो कि वो आके ये अनाउंसमेंट कर सके कि जी आज क्लासेस नहीं हो, ठीक है जी। दिस इज अ रीसेट। तो लेट्स से सपोज कि जी जो ना वो कोई भी आके नहीं कहता,
कि क्लासेस नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि क्लासेस हो रही हैं, ठीक है जी। और या किसी ने कहा कि जी सब लोग बाहर आए, सब लोग बाहर चले गए, अंदर कोई काम करना था, वो काम करने के बाद उन्होंने कहा ओके जी चले जाए अंदर, अंदर आ गए। अंदर आने के बाद एक थोड़ा सा, यानी ये नहीं होगा कि 9 बजे अगर कहा गया कि जी अंदर चले जाए तो 9 बज के तो एक 0 मिनट और 0 सेकंड के ऊपर फिर क्लास भी शुरू हो जाएगी। कोई 5-1 मिनट का गैप होगा कि लोग अपनी क्लासेस में पहुंच जाए, सेटल डाउन हो जाए, देन ऑपरेशन विल स्टार्ट। सो ये जो टाइम आउट पीरियड है ना, कि कितना डिले रखना है रीसेट सोर्सेस के इनएक्टिव होने के बाद, दिस इज गिवन, जो ना वो दिस इज सेट थ्रू द ये जो एसयूटी एंड जो ना वो क्लॉक सेलेक्ट फ्यूजेस, ठीक है जी। सो ये एसयूटी स्टैंड्स फॉर स्टार्टअप टाइमर। सो ये स्टार्टअप डिले जो है ना उसको करता है। This is how the reset logic actually works. अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज दिए हुए हैं जो कि रीसेट कर सकते हैं। क्या क्या? ये देखिए, वन इज एक्सटर्नल रीसेट। अब ये एक्सटर्नल रीसेट की पिन एक पुल अप रजिस्टर के साथ वीसीसी से लगी हुई है, ठीक है। यही वीसीसी पावर ऑन रीसेट सर्किट को भी जा रहा है। तो एक रीसेट ऑपरेशन तब भी होता है जब आप पावर ऑन करते हैं, आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है। एक तरीका है ब्राउन आउट रीसेट। ये वो रीसेट सर्किट है जो कि एक्सटर्नल रीसेट कमांड जो कि मेरे हाथ में है, अगर मैं चाहूं तो मैं एक्सटर्नली भी रीसेट कर सकता हूं सिस्टम को, ये उससे रिलेटेड है। फिर एक वॉच डॉग टाइमर होता है। वॉच डॉग टाइमर का एक अपना स्पेसिफिक काम है कि ये किसको जो है वो रीसेट करवा सकता है सिस्टम को। हाँ, वो वॉच डॉग टाइमर एक वॉच डॉग ऑसिलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी वॉच डॉग जो है वो ऑसिलेटर से आपका डिले काउंटर भी चल रहा होता है। यही जो वॉच डॉग ऑसिलेटर है, इसी से आपका डिले काउंटर भी चल रहा होता है, जो ये डिसाइड करता है कि जब रीसेट सोर्सेस इनएक्टिव हो गया तो कितनी देर के लिए मैंने सिस्टम को रीसेट रखना है, ठीक है जी। ये है वो डिले जो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना, ये एसयूटी और ये क्लॉक ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिले होगा, तो ये डिले काउंटर को ये चीज जो ना इनपुट के तौर पे जा रही है। अच्छा, अब होगा क्या, हाउ विल इट फंक्शन? आगे चल के हम इंडिविजुअल सोर्सेस को पढ़ते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ फिलहाल कि क्या। ओके, सो कोई भी सोर्स आप ये देखिए कि ये रीसेट का सोर्स है, ये रीसेट सर्किट में चला गया, यहां से ब्राउन आउट रीसेट का वाला है, ये भी इसमें आ गया, ये पावर ऑन रीसेट वाला है, ये इधर आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद ये वॉच डॉग टाइमर वाला है, ये इधर आ गया, ठीक है जी। अब ये क्या कर रहे हैं, दो तरफ ये इनपुट जाती है। एक तो ये इनपुट जाती है यहाँ पे टुवर्ड्स एमसीयू स्टेटस रजिस्टर, जो हम लास्ट टाइम पढ़ा था हम। सो ये एमसीयू स्टेटस रजिस्टर को जाके इनिशियल जो ना वो वैल्यूज के ऊपर ले आता है, नंबर वन। फिर ये देखिए कि ये और गेट लगा हुआ है कि इनमें से कोई भी अगर सोर्स या ना वो से इनपुट आती है रीसेट की, तो ये इंटरनल रजिस्टर्स की स्टेट को जाके और एक वैल्यू पे सेट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इंटरनल रीसेट हो गया। जब इंटरनल रीसेट एक दफा हो जाता है तो यहां से ये काउंटर को रीसेट कर देते हैं, 0 पे चले जाओ। और वो काउंटर डिपेंडिंग अपॉन दीज टू वैल्यूज कि जी क्लॉक सोर्स आपने क्या सिलेक्ट किया और डिले टाइम आपने कितना सिलेक्ट किया है, उस हिसाब से ये उतना काउंट करना शुरू कर देता है। जब उतना काउंट इसका कंप्लीट होता है तो इसके यहां से आके इधर ये करता है और फिर ये कहता है कि हाँ अब सिस्टम को रीस्टार्ट कर दो। यानी जब ये सोर्सेस इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव होने के बाद डिले काउंटर उस टाइम के ऊपर 0 होता है, वहां से दोबारा जो है वो काउंट करना शुरू करता है। काउंट करके यानी एक स्पेसिफिक डिले क्रिएट करता है। डिले क्रिएट करने के बाद फिर वो कहता है कि हाँ जी अब रीसेट वाली कंडीशन जो है वो खत्म हो गई है, नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर।
So this is how it works. सीरियल काउंटर फॉर्म अपनी फील्ड में मूव कर पेनल्टी है मतलब ये सबसे बड़ा आपने इतना गेम रखना है ये नहीं है बस नहीं इमीडिएटली इसलिए नहीं कर सकते कि इंटरनल स्टेट्स अभी सेट हो रही है ना, तो यू विल अलाउ टाइम कि वो सेटल हो जाए, देन यू अलाउ टाइम फॉर द वीसीसी टू सेटल। हो सकता है कि जो रीसेट आया हो, रीसेट इस वजह से आया हो कि पावर में कोई इश्यू था। ये जो ब्राउन आउट रीसेट है ये एक्चुअली पावर को डिटेक्ट कर रहा होता है कि पावर अनस्टेबल तो नहीं है। अगर पावर में इंस्टेबिलिटी थी तो ये फिर जनाब जो पावर की इंस्टेबिलिटी को आपने जनाब वो केटर फॉर करना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि जी ऑल्दो वी से कि जितनी इंटरनल स्टेट है वो विदाउट क्लॉक जो है ना वो जाके एकदम से सेट हो जाती है। और स्टेबल यू अलाउ टाइम फॉर पावर टू गेट स्टेबल, फॉर इंटरनल स्टेट्स टू गेट स्टेबल। ओके, रीसेट सोर्स, पावर ऑन रीसेट। जब एमसीयू को जो ना वो सप्लाई वोल्टेज जो ना वो आप देते हैं शुरू में, तो दैट इज कॉल्ड दी पावर ऑन। So is reset when the supply voltage is less than the power on reset threshold, V potential, power on threshold. So जब भी आप उसको एक खास वोल्टेज से, इसका मतलब है कि जब भी वो नीचे जाएगा तो वो जरा रीसेट मोड में चला जाएगा। तो जब आप ऑब्वियसली एक डिवाइस को जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो शुरू में रीसेट मोड में जाएगा ही। सो ये वो वाला है, ये जो आप देखें कि यहाँ पे ना ये पावर ऑन रीसेट सर्किट कि वीसीसी आई, अब ये वीसीसी जो ना वो जैसे ही स्टार्ट हुई तो शुरू में ये पावर ऑन रीसेट जो ना वो इधर से इस वजह से ये क्या करता है कि सारी स्टेट्स को एक नोन स्टेट में स्टार्ट करता है। और एमसीयू जो है एमसीयू स्टेटस कंट्रोल रजिस्टर को भी बता देता है कि जी रीसेट जो ना वो हो रहा है। ठीक है जी। External reset. The MCU is reset when a low level is present on the reset pin for longer than the minimum pulse width. एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन से ज्यादा देर के लिए आपने उसको लो रखना है, तब जो है ना वो रीसेट होता है। ठीक है, इसीलिए आपने वो बटन को थोड़ी देर दबा के रखना। वॉचडॉग सिस्टम When the watchdog timer period expires, ये आगे चल के हम अभी इसको देखते हैं कि ये जब वो watchdog वगैरह चले ये क्या चीज। Don't worry about it. Brown out reset. Brown out reset क्या है कि जब वो जब supply voltage is less than the brown out threshold, एक तो है ना power on threshold कि जब शुरू में पावर ऑन किया किसी को डिवाइस को तो वो कंपेयर करता है कि जब तक वोल्टेज जो है ना वो एक खास लेवल जो है उससे नीचे आता है तो उस वक्त तक वो उसको जो है ना वो रीसेट स्टेट में रखते हैं। ठीक है जी। तो ये ब्राउन आउट रीसेट एक और चीज, इसको भी हम आगे चल के देखते हैं, ये भी जो है ना वो वोल्टेज लेवल से रिलेटेड। ओके, पावर ऑन रीसेट। So an external reset is generated by a low level on the reset pin. ठीक है जी। रीसेट पल्सेस लॉन्गर देन द मिनिमम लॉन्गर, मेरा ये गलत हो गया, ये पावर ऑन रीसेट नहीं है, दिस इज एक्सटर्नल रीसेट। पावर ऑन रीसेट तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि जब यूजर खुद से जो है वो रीसेट मांगे तो रीसेट पल्सेस लॉन्गर देन द मिनिमम पल्स विड्थ विल जनरेट अ रीसेट इवन इफ द क्लॉक इज नॉट रनिंग। Shorter pulses are not guaranteed to generate a reset. When the applied signal reaches the reset threshold voltage, V reset, on its positive edge, the delay counter starts the MCU after the time out has expired. The external reset can also be disabled by the reset disable. अब ये जरा देखिए कि हो क्या है। आपका नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज चल रहा है, सिस्टम ठीक है, आपने रीसेट को प्रेस किया तो वोल्टेज नीचे जाना शुरू होगा, ड्रॉप होना शुरू हो गया, एकदम से जो है ना वो जीरो टाइम पे तो नहीं नीचे जाता। सो ये वो थ्रेशोल्ड है जो ना जिसको कि आप कह रहे हैं कि VRST। ठीक है जी, विच इज द रीसेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इससे जब नीचे जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ से ये इंटरनल रीसेट को इस पॉइंट पे जो ना वो
एक्टिवेट कर। अब इंटरनल रीसेट क्या है? ये वाली, ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को पूरे सिस्टम को पहुंचा देता है कि रजिस्टर्स को रीसेट स्टेट में लेकर, क्लॉक है या नहीं है, रीसेट स्टेट में लेकर। यस, बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद लेट्स सपोज कि रीसेट आपका इतनी देर के लिए जना वो रीसेट होता है, ठीक है जी। अब ये रीसेट जना वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो गया, सो इसने दोबारा ये वी रीसेट का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया। जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो इधर से आपका ये जो टाइम आउट डिले है ये स्टार्ट हो जाता है। ये टाइम आउट डिले कौन सा है? ये वाला, ये जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है, ये काउंट करना शुरू कर देता है कि मैंने कितना डिले दे, और उतना डिले कंप्लीट होने के बाद ये जो है वो टाइम आउट वाला सिग्नल चला जाता है, और टाइम आउट का सिग्नल जाके इसकी आउटपुट को लो कर देता है, ठीक है जी। ये सेट रीसेट लैच है ना, तो जब यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ पे 1 आ जाता है, जब यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ पे 0 आ जाता है, तो ये इसको 0 कर देता है। इसका मतलब है कि अब जो है वो हम बस रीसेट वाली चीज से निकल गए, ठीक है जी। तो इस टाइम के ऊपर आपका इंटरनल रीसेट का सिग्नल डाउन। दिस इज हाउ एक्सटर्नल रीसेट वर्क। पावर ऑन रीसेट भी इसी तरीके से काम करता है, सिर्फ क्या है वहां पे VPOT है जिसके साथ ये कंपेयर, बाकी सब कुछ यही है, ऑपरेशनल डिटेल्स यही। ब्राउन आउट डिटेक्शन, ब्राउन आउट डिटेक्शन जो है ना, एक ऑन चिप ब्राउन आउट डिटेक्शन सर्किट मॉनिटरिंग होता है जो कि VCC के लेवल को ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है ना वो मेजर कर रहा होता है। अब जो आपका पावर ऑन रीसेट है या एक्सटर्नल रीसेट है, पावर ऑन रीसेट तो शुरू में चेक करेगा, उसके बाद चेक नहीं करेगा। जो आपका एक्सटर्नल रीसेट है वो सिर्फ एक्सटर्नली बटन दबाने के ऊपर जो है वो चेक करेगा, वरना चेक नहीं करेगा, और वो VCC को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता। रीसेट, एक्सटर्नल रीसेट VCC को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, वो रीसेट पिन को ऑब्जर्व कर रहा होता। अब VCC जो है वो अगर एक खास लेवल से कम हो जाए तो भी आपके रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे, अगर एक खास लेवल से बढ़ जाए तो भी रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे, बल्कि पिन जो आपका डिवाइस है वो भी बर्न आउट होने का खर्चा। सो इसको आप जनाब एक फिक्स्ड ट्रिगर लेवल से VCC को कंपेयर कर, द ट्रिगर लेवल जो है इट इज सेलेक्टेड बाय BOD लेवल फ्यूजेस, अगेन किसी रजिस्टर के अंदर जाके कोई वैल्यू सेट करती है, सो उन वैल्यूज को हम फ्यूजेस कहते हैं, ठीक है जी। The trigger level has a hysteresis to ensure spike free brownout. Hysteresis आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक जो वो फिनोमेना पढ़ा होगा, ठीक है, या वो क्या था कि जब आप किसी चीज को मैग्नेटाइज करते हैं तो वो ऐसे करके मैग्नेटाइज होता है, लेकिन जब आप उसे डीमैग्नेटाइज करना शुरू करते हैं तो वो ये वाला पाथ नहीं लेता, उसमें कुछ रेजिडुअल जो है वो मैग्नेटिज्म होता है जिसकी वजह से वो ये पाथ लेता है। सो यहाँ पे भी आप ये करते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये आपने थ्रेशोल्ड एक वैल्यू लगाई हुई है, इससे नीचे गया तो मैं फटाफट आपने कहा कि यार एकदम से रीसेट कर, हो सकता है कि बहुत शॉर्ट सी कोई स्पाइक हो, आप उस स्पाइक को ऑब्जॉर्व कर लें। हाँ, अगर एक खास लेवल और उसके बाद भी एक और आपने थ्रेशोल्ड रखी हुई है, उससे आगे वो चला जाता है, तो दैट मीन्स कि अब वो वोल्टेज इतना सफिशिएंटली लो है कि अब जो है ना उसको जो है ना वो रीसेट करना जरूरी है। सो ये जो है द ट्रिगर लेवल हैज अ हिस्टेरेसिस, और हिस्टेरेसिस ऑन डिटेक्शन लेवल शुड बी इंटरप्रेटेड एज VBOT, ठीक है जी। BOT क्या है? ब्राउन आउट थ्रेशोल्ड प्लस हिस्टेरेसिस डिवाइडेड बाय 2। एक आपने जो है उसके अंदर प्लस माइनस की छोटी सी गुंजाइश दी हुई है कि एक लेवल है जिससे नीचे अगर जो है वो गया तो मैंने जो है वो इसको यानी कि उसके नीचे गया तब भी मैंने इसको रीसेट कर दिया, उससे ऊपर गया तब भी रीसेट कर दिया। तो वो क्या है? वो है आपका लेट्स से कि जी एक ब्राउन आउट का थ्रेशोल्ड ये, और इसके साथ है V हिस्टेरेसिस। ऊपर से हाँ, नीचे अगर इससे नीचे गया तो भी रीसेट,
नेगेटिव साइड में, अगर इसमें प्लस होके ऊपर गया तो भी रीसेट। ठीक है जी। जी। तो जब ब्राउन आउट डिटेक्ट इनेबल होता है तो VCC once it increases to a value below the trigger level for VBOT minus in the following figure, आगे आप फिगर देखते हैं, the brown out reset is immediately activated। और जब VCC increases above the trigger level तब भी जो है वो ये इंटीग्रेट। ओके कैसे, ये देखिए VCC जो है वो आपने लिया, चल रहा आपका नॉर्मल, और वो एक खास लेवल से नीचे चला गया, तो ये आपका है, दिस इज योर VBOT plus, this is your VBOT minus, this is your VBOT। ये VBOT plus जो है that is equal to VBOT plus V hysteresis divided by 2। So V hysteresis कितना है, V hysteresis जो है ना एक्चुअली ये जो इनका डिफरेंस है that is V hysteresis, ये V hysteresis बिल्कुल एग्जैक्टली। सो ये क्या करता है कि जब ये इस लेवल के ऊपर इस VBOT माइनस से नीचे आता है तो ये जो है वो रीसेट का सीक्वेंस इनिशिएट कर देता है, ये इंटरनल रीसेट चला जाता है। जब ये VBOT से प्लस पे आ जाता है तो ये तो फिर उस पॉइंट पे क्या करता है, वहां से ये डिले काउंटर को स्टार्ट करता है कि अब इतना डिले दो, उसके बाद डिले हर दफा आना ही रहना है टू अलाउ द वोल्टेज एंड अदर वैल्यूज टू सेटल। और फिर जब वो डिले गुजर जाता है तो ये इंटरनल रीसेट को दोबारा सिग्नल को लो कर, ये डिवाइस को सेव करने के यस दोनों सूट में रिजल्ट्स को भी सेव करने के लिए देखें, जब भी वोल्टेज हाई या वोल्टेज लो होगा दोनों सूत्रों में आपके डिवाइस के अपने जलने का भी खर्चा है और आपके रिजल्ट्स जो है ना वो भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, द वॉचडॉग सिस्टम रीसेट, ये ब्राउन आउट और वॉचडॉग, मतलब मैंने अगर किसी को इंटरव्यू करना हो ना तो मैं इंटरव्यू में ये सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज ब्राउन आउट डिटेक्ट, व्हाट इज वॉचडॉग टाइम। ब्राउन आउट कॉन्सेप्ट बर्न आउट जैसे, मतलब कि बर्न आउट से वही है, मकसद ये है कि जिस तरह भी याद रखें, मकसद ये है कि जब आप जो ना वो जो अप्लाइड वोल्टेज लेवल जो है एक खास लेवल से नीचे जो ना वो अगर जाता है तो जो ना वो डिवाइस के मैल फंक्शन करने का खर्चा है, तो आप उस सूरत में जो है ना वो क्या करते हैं, डिवाइस को रीसेट कर। So that is the brown out detect। ये कंसेप्ट है ना, इसमें हम ये वो चीज है which can be asked कि what is the difference between brown out and watchdog type of reset, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब वॉचडॉग टाइमर क्या है, वॉचडॉग रीसेट क्या है। तो वॉचडॉग ये करता है बेसिकली कि ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपका CPU जो है जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तो अगर लेट्स से वो किसी इनफाइनाइट लूप में फंस जाए या किसी जगह पे ऊपर फॉर सम रीजन स्टक हो जाए, तो आपको तो पता ही नहीं है, आप तो वेट कर रहे हैं कि यार मेरा सिस्टम तो ठीक काम कर रहा है, चल रहा है। फॉर एग्जांपल किसी बॉयलर का जो ना वो ये जो पावर टरबाइन्स होती है, स्टीम टरबाइन्स होती है, वहां पे किसी बॉयलर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऐसा सिस्टम लगा था और वो सिस्टम किसी जगह पे जाके स्टक हो गया। उसका काम ये था कि वो जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता था, तो अब वो नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि फ्यूल कंटिन्यूसली खुला हुआ है और टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और आप समझ रहे हैं कि मेरा सिस्टम ठीक काम कर रहा है, वेयर एज द सिस्टम इज स्टक समवेयर। सो वॉचडॉग टाइमर जो है वो इन दो इस इवेंट को कि अगर आपका सिस्टम कहीं स्टक है तो जो है ना वो CPU को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया। If your CPU is stuck in some operation longer than a certain duration, then the watchdog system reset जो है, it resets the system. It considers
कि मेरा जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। तो ये काम कैसे करता है? ये काम ये करता है कि बेसिकली एक शॉर्ट रीसेट पल्स जो ना वो आती है, जो ना वो वॉच डॉग टाइमर की जो ना वो एक रीसेट पल्स देता है, ठीक है जी, 1 क्लॉक साइकिल। और 1 क्लॉक साइकिल की जो ना वो पल्स के नतीजे में इंटरनल रीसेट उसी तरीके से रीसेट कर देता है, उसके बाद डिले होती है और डिले के बाद जो ना वो दोबारा से काम शुरू कर देता है। बट ये खुद कैसे काम, ये खुद ऐसे काम करता है कि इसके साथ एक वॉच डॉग टाइमर लगा हो। वॉच डॉग टाइमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि इन दिस मच ड्यूरेशन मुझे सीपीयू से एक सिग्नल आना चाहिए। ये देखिए दोबारा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। हो सकता है कि ये पेपर में यही आ जाए कि इसको एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट जो है ना वो मोड्स वर्क। तो फिर ये आपने जो है वो यू हैव टू टॉक अबाउट। अब ये देखिए वॉचडॉग ऑसिलेटर, वॉचडॉग ऑसिलेटर के ऊपर वॉचडॉग टाइमर, वही टाइमर ऑसिलेटर जो है वो डिले काउंटर को भी जो है ना वो काउंट दे रहा है, क्लॉक दे रहा है। सो वॉचडॉग टाइमर क्या कर रहा है? वॉचडॉग टाइमर जो है एक सर्टेन जो है ना वो टाइम के बाद जाके और इधर से इसको एक सिग्नल दे देता है और एक पल्स इधर दे देता है, ठीक है जी। सो ये कब होता है? ये तब होता है कि जब इसके पास जो है ना वो एमसीयू की तरफ से एक जो है ना वो रीसेट की कंडीशन खुद से नहीं आती। ये काउंट करना शुरू कर देता है। लेट्स से हम कहते हैं कि जी 100 काउंट करना, अगर 100 काउंट करने तक तुम्हारे पास रीसेट पल्स ना आई तो तुम जो है ना वो सिस्टम रीसेट कर दो। सो लेट्स से कि ये 0 से लेके 50 तक जाता है, एमसीयू से सिग्नल आ जाता है, फिर ये 0 पे चला जाता है, वहां से काउंट करना शुरू करता है। फिर उसके बाद जो है ना वो 25 पे जाता है, वहां से दोबारा एमसीयू से सिग्नल आ जाता है। So MCU से जब इसको सिग्नल आ जाता है अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स दैट वी हैव मेड, तो ये क्या करता है कि वहां पे ये फिर जो है वो इस टाइमर को रीसेट कर देता है। अगर ये टाइमर जो है वो रीसेट होने की बजाय कंप्लीट मैच्योर हो जाए, लेट्स से हमने कहा था कि काउंट टिल 100 साइकिल्स, अगर 100 साइकिल्स तक तो एमसीयू से पल्स नहीं आती तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टक है कहीं पे, उसको रीसेट करना। तो ये एक पल्स जनरेट कर देगा शॉर्ट से, वो पल्स पूरे सिस्टम को रीसेट कर देगी और इसको भी रीसेट कर देगी। वो क्या करता है कि मोबाइल जब कॉल कनेक्टेड हो न्यूज को ट्रांसमिट हो, जब उसको रिप्लाई नहीं आता जब वो 0 हो जाता है सिस्टम के साथ में डिस्कनेक्ट कॉल ड्रॉप। मतलब ये वही मेरा ख्याल आजकल ये यूफोन के साथ बहुत है। यूफोन का बहुत ही गंदा सिस्टम हुआ है यूफोन का तो क्योंकि वो असल में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और है, पीटीए की रेगुलेशन जो है ना वो जाहिर है उन्होंने इनसे हर कुछ दिनों के बाद इंटरनेट भी बंद कराने हैं और सारी चीजें। मेरे दोस्त है उसकी जॉब हुई, वो उस दिन कहते हैं मैंने फादर में सरकारी गवर्नमेंट में जॉब की, मैं समझता था कि वो वेला है, लेकिन यूफोन तो बहुत ही ज्यादा वेला है। यूफोन बहुत वेला है। यूफोन की कोई कॉल यूफोन की वो 1 कॉल में कंप्लीट नहीं होती। आप एक कॉल मिलाएंगे, वो 2-3 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद आपकी जो ना वो फेड होना शुरू हो जाएगी वॉइस। फिर जो ना आप कहते रहेंगे मुझे तेरी आवाज आ रही है, तुझे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। लोकेशन भी अक्सर मैटर करता है। नहीं, ये मैंने दिस इज यूनिवर्सल, हर जगह पे हर कॉल 2 से 3 कॉल्स में कंप्लीट होती है। और बहुत दफा तो ऐसा भी होता है कि आप कॉल कर रहे थे, बिल्कुल सिग्नल ठीक है वो सब कुछ, उसके बाद आप जो ना वो कॉल जो ना वो करते हैं, चैनल ही नहीं मिलता, चैनल बिजी हो जाता, कॉल ही नहीं जाता है। नहीं मोबाइल नहीं, तो ठीक है भी मसला होता है, मैंने पर नहीं होता। अच्छा मतलब कि नहीं उसको डिसेबल है। अच्छा चलो, मसला ये आ जाता है ना, वो मोस्टली 4G पे होते हैं, 4G में बहुत फैसिलिटी होती है, तो वो अगर इनेबल नहीं होता वो फिर हम 3G पे जाते हैं, 3G या 2G पे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब वॉचडॉग टाइमर जो है ये आपकी चॉइस है, ब्राउन आउट डिटेक्ट और वॉचडॉग टाइमर ये आपकी चॉइस है
कि आप इनेबल करें या ना करें। अगर आप इनेबल करेंगे तो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो वॉचडॉग टाइमर जो है ना वो अगर नहीं है नीडेड इन एप्लीकेशन में, तो इसका मॉड्यूल जो है उसको आपको खुद से टर्न ऑफ कराना चाहिए थ्रू द रेलेवेंट सेटिंग्स। नहीं करेंगे तो ये जो है ना वो इट विल बी इनेबल्ड इन ऑल स्लीप मोड्स और जो है ना ये कंज्यूम पावर कंज्यूम करता रहेगा। नाउ वी टॉक अबाउट वॉचडॉग टाइमर, जो मैंने दिखाया ना कि उस सर्किट के अंदर जो ये डिटेक्ट करता है कि वो काउंट कर रहा होता है कि क्या कितनी जो है ना वो देर से मेरे पास एमसीयू से पल्स नहीं आई। ठीक है जी। तो ये जो तो वही बात है। इसके फीचर्स क्या क्या है? क्लॉक फ्रॉम सेपरेट ऑन चिप ऑसिलेटर, जैसे हमने देखा कि एक अलहदा से जो है ना वो वॉच डॉग ऑसिलेटर लगा हुआ है जो कि डिले काउंटर को और इसको दोनों को जो है ना वो चला रहा है। इट हैज 3 ऑपरेटिंग मोड्स, इंटरप्ट, सिस्टम रीसेट, इंटरप्ट एंड सिस्टम रीसेट। तो ये इंटरप्ट भी कॉज कर सकता है, ये सिस्टम को रीसेट भी कर सकता है और ये दोनों काम भी इकट्ठे भी कर सकता है। ठीक है जी। इट हैज अ सेलेक्टेबल टाइम आउटपुट पीरियड फ्रॉम 16 मिली सेकेंड्स टू 8 सेकेंड्स। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर के बाद एक्चुअली जो है ये आपका वॉचडॉग टाइमर जो है वो एक्टिवेट हो। ठीक है, यानी आप एमसीयू को जो है ना वो आप एक फिक्स टाइम दे देंगे कि अगर इतनी देर तक तुम्हारे पास जो है ना वो नहीं जो है ना वो आती पल्स, तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है ना वो स्टार्ट कर। सो ये वॉचडॉग टाइमर जो है इट इज अ टाइमर काउंटिंग साइकिल्स ऑफ सेपरेट ऑन चिप 128 किलोहर्ट्ज ऑसिलेटर। तो वो जो ऑसिलेटर है 128 किलोहर्ट्ज का है। It gives an interrupt or a system reset when the counter reaches a given timeout value. तो जिस तरह हमने कहा कि वो एक खास वैल्यू तक काउंट करता है, उसके बाद रीसेट करता है। In normal operation mode, it is required that the system uses the watchdog timer reset instruction to restart the counter before the timeout value is reached. तो क्या होता है कि जब आपका नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसके अंदर ये एक इंस्ट्रक्शन है WDR की, जो कि आप जो है वो यूज करते हैं टू रीस्टार्ट द काउंटर। यानी आप नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं और नॉर्मल ऑपरेशन करने के बाद आप हर कुछ देर के बाद आप जो है ना वो मेक श्योर करेंगे कि एक वॉचडॉग रीसेट की जो है ना वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो ताकि वो जो काउंटर है वो 0 पे चला जाए। अदरवाइज वो अगर मैच्योर हो गया, अपनी एंड वैल्यू तक ओवरफ्लो कर गया, तो फिर वो सिस्टम रीसेट करा देगा। तो अगर आपने इसको रीयूज करना है तो फिर आपने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी। फिर ये वही आ गया ना, फिर उसमें जब हम मैंने एग्जांपल दिया कि उसमें ये होता था कि जब वो पहले हो जाता वो वैल्यू कम करता था, जब वो रिकॉर्ड हो जाता। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल है, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। ओके, तो एक नाम किसे कह रहा है कि आप ये देखिए कि इट हैज अ 128 किलोहर्ट्ज ऑसिलेटर। ये एक प्री स्केलर लगा हुआ है। प्री स्केलर का मतलब ये होता है कि वो उस क्लॉक को डिवाइड कर देता है। ठीक है जी। क्लॉक को डिवाइड क्यों कर देता है? बेसिकली आपने जो है ना वो क्लॉक 128 किलोहर्ट्ज की क्लॉक बहुत फास्ट है, आपके पास काउंटर्स जो है ना वो छोटे होते हैं, तो आप क्लॉक को स्लो कर देते हैं क्योंकि एवरी काउंटर ने जो है ना उतने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस काउंट करते हैं। सो अगर उसे जो है ना वो जैसे हमने कहा कि पॉइंट कितने मिली सेकेंड से 16 मिली सेकेंड से 8 सेकेंड तक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको डिजिटल लॉजिक डिजाइन से पता है कि जो काउंटर है वो बेसिकली नंबर ऑफ पल्सेस काउंट कर रहा था। तो अगर वो जितनी तेजी से पल्सेस आएंगी उतने थोड़े टाइम के अंदर वो जो है ना वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ये प्री स्केलर क्या करते हैं कि ये भी काउंटर ही होते हैं, ये भी काउंटर होते हैं। लेट्स से कि डिवाइड बाय 2 जो है वो क्या होता है? डिवाइड बाय 2 जो है ना वो एक जो है ना वो आपका टी टाइप का फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ। तो अगर आप जो है ना वो 1 हर्ट्ज की क्लॉक दे रहे हैं तो उसको 0.5 हर्ट्ज में करते हैं, या 1 किलो हर्ट्ज दे रहे हैं तो वो 500 हर्ट्ज पे करते हैं। ओके, सो प्री स्केलर जो है ना वो उस क्लॉक को छोटा करके यहाँ पे ले आता है। ठीक है जी। यहाँ पे आपका ये देखें कि जी वॉच डॉग टाइमर इनेबल जो है ना वो इनेबल किया हुआ है। इनेबल करने के साथ ये क्लॉक यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, है हाँ एंड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जी ये जो वॉच डॉग टाइमर इनेबल यहाँ भी है और ये नैंड गेट, और ये क्या है? वॉच डॉग टाइमर इंटरप्ट फ्लैग। कि अगर आपने इंटरप्ट जो है उसको भी जो है ना वो आपने किया हुआ है, जो है ना वो 1 किया हुआ है, सो इसकी आउटपुट जो है ना वो अगर ये भी इनेबल है 1
और ये भी है 1, तो आउटपुट इज 0। Zero. इन ऑल अदर केसेस इट्स आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। One. ठीक है जी। अच्छा, जब ये 0 होगा और ये वॉच डॉग टाइमर की इंटरप्ट इनेबल जो है ना ये भी यहाँ से आएगी। सो ये इंटरप्ट का जो है ना वो किधर चला गया, ये इंटरप्ट का आपका सिग्नल है जिसमें कि जाके और इंटरप्ट कॉज करते हैं। सो अगर आप जो है ना वो इंटरप्ट कॉज करते हैं तो इधर से उसकी का सिग्नल इन्वर्ट होके इधर भी आ जाता है। और उस केस में क्या होता है कि यस, जब ये भी 1 होगा, ये इंटरप्ट जो है ना वो 0 कॉज करने जाएगा। जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो यहाँ से ये MCU रीसेट भी जो है ना वो चलेगा। ठीक है जी। सो अगर आपने वॉचडॉग टाइमर को वॉचडॉग को इनेबल किया हुआ है, नंबर 1। ठीक है जी। नंबर 2, यहाँ से जो है ना वो आपका क्लॉक जो है ना वो प्री स्केलर से क्लॉक को काउंट कर रहा है कि जी अगर वो सिग्नल आ जाता है वहां से भी आपका आ गया कि हाँ जी टाइम पूरा हो गया। और इधर से आपने क्या किया हुआ है कि इंटरप्ट जो है ना वो उसको भी इनेबल किया हुआ है इंटरप्ट फ्लैग बनाए थ्रू। तो ये इंटरप्ट का सिग्नल गया, इधर इन्वर्ट होके 1 यहाँ पे आया, इधर से ये MCU रीसेट पे चला। तो ये नीचे वाला जो है ये तो वही है ना जहाँ से हम नीचे वाला ये वाली जो है, ये वाला, ये तो ये इंटरप्ट है उसकी। देयर आर 2 थिंग्स, एक है वॉच डॉग को इनेबल करना, एक है उसकी इंटरप्ट को इनेबल करना। ठीक है जी। इंटरप्ट देखिए इस हमने क्या कहा था कि इट कैन डू व्हाट, इट कैन डू वर्क इन 3 मोड्स। इट कैन आइदर डू अ सिस्टम रीसेट, ये देखिए, इट कैन डू एन इंटरप्ट, इट कैन डू अ सिस्टम रीसेट, और इट कैन डू बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। सो ये सर्किट जो है वो एक्चुअली ये काम कर रहा है कि ये जो है ना वो आपका या तो ये इनमें से एक काम ये करवा देता है, ठीक है जी, और या ये दोनों को साइमल्टेनियसली करा देता है। जो इंटरप्ट जो है इसको चलाने के लिए आपको इंटरप्ट जो है ना वो इनेबल करना होगा। अगर इंटरप्ट इनेबल आपका नहीं है जो ना, ये वाला आपका लेट्स से कि 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट जो है ना वो 0 देगी और ये 1 है। और यहाँ पे वॉच डॉग भी इनेबल है। अगर ऊपर से ये 1 आ गया कि जी मेरा टाइमर ओवरफ्लो हो गया, तो ये MCU रीसेट को जो है ना वो चला। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो कि मैं अभी वो दैट आई विल हैव टू सी कि 0 के ऊपर इंटरप्ट होता है या 1 के ऊपर इंटरप्ट। एक सेकंड। ओके जी। सो व्हाट विल हैपन इज कि जब हम वॉच डॉग जो है ना वो का एक फ्यूज है उसको ऑन करते हैं, तो उसको ऑन करने के नतीजे में इनेबल 1 हो जाता है और वॉच डॉग की इंटरप्ट बिट जो है ना वो 0 हो जाता है। सो जब ये 0 है तो इसका मतलब है कि इंटरप्ट की आउटपुट जो है ना इट विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि एंड गेट है, एंड गेट में अगर एक भी 0 हो तो आउटपुट इज 0। इसका मतलब इस नॉट गेट की आउटपुट 1, और यहाँ पे जो वॉच डॉग का प्री स्केलर है उसकी आउटपुट जो है ना वो जब वॉच डॉग टाइमर की आउटपुट जो है ना वो आ जाती है कि ओवरफ्लो हैज अकर्ड, यानी टाइम पूरा हो गया, तो यहाँ से भी आपको एक 1 का सिग्नल आ जाता है। तो उस सूरत में ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये आपका MCU रीसेट में चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंटरप्ट इनेबल करते हैं, सो इंटरप्ट इनेबल करने के नतीजे में आप जो है वो यूं कर लेते हैं, यहां पे आपका आ जाता है 1। अब ये जो वॉचडॉग इंटरप्ट फ्लैग है ये उस वक्त रेज होता है जब इंटरप्ट हो जाती है, तो उससे पहले पहले ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसकी जो आउटपुट है दिस विल बी 1। ठीक है जी। सो ये 2 1s हो गए। इधर से जो ओवरफ्लो है उसका सिग्नल भी 1 आ गया, तो यहाँ से इंटरप्ट के लिए 1 जो है ना वो चला। अब ये 1 जो है ना इसका इन्वर्ट होके यहाँ पे 0, तो इसका मतलब है कि MCU रीसेट जो है इसके ऊपर अब 0 सिग्नल चला जाता है, तो ये अब इंटरप्ट में चला गया, रीसेट अब नहीं है। ठीक है जी। दिस इज हाउ इट इज फंक्शन। ओके जी। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्लॉक। सो जैसा कि हमने कहा कि ये क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स, इनको हम कहते हैं क्लॉक
sequential circuits, या हम इनको जो है वो synchronous sequential circuits कहते हैं। अब इसका मतलब है कि क्लॉक जो है दैट इज इंश्योरिंग द सिंक्रोनस ऑपरेशन, कि क्लॉक चल रही है और आपका सारा ऑपरेशन क्लॉक के हिसाब से चल रहा है। ओके, क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से, सो दिस इज द ओवरऑल क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या क्या सोर्सेस आपके पास है। नंबर वन, आप एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगा सकते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है जी। नंबर टू, आप लो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा सकते हैं। नंबर थ्री, आप एक्सटर्नल क्लॉक दे सकते हैं, बजाय इसके कि ऑसिलेटर लगाए क्लॉक जनरेट करके जो है वो बस एक पिन पे दे, ठीक है जी। एक इंटरनल जो है ना वो आरसी ऑसिलेटर है, वो यूज कर सकते हैं। वॉचडॉग ऑसिलेटर हम एक अलग से देखकर आ गए, जो वॉचडॉग टाइमर के साथ काम करता है और रीसेट लॉजिक को जो ना वो सर्व करता है, वो देख के आ गए, ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर जो ना वो टाइमर जो ना वो भी जो कि अपना अपना काम कर रहे होते, और ये क्लॉक मल्टीप्लेक्सर है कि ये इनमें से किसी एक सोर्स की क्लॉक को आगे जाने देते, ठीक है जी। और इसके साथ एक प्री स्केलर, और प्री स्केलर का काम जैसे मैंने बताया था पहले भी, क्या होता है कि क्लॉक को डिवाइड करना, स्लो करना बाय अ फिक्स्ड अमाउंट इफ यू नीड इट। और आगे ये फिर कहां कहां जाती है, रीसेट लॉजिक को जाती है, ठीक है जी। रीसेट लॉजिक को जो है ना वो ऑब्वियसली जानी है ये। उसके बाद ये देखिए कि जी ये फ्लैश मेमोरी को जा रही है, सीपीयू को जा रही है, और ये जो इसकी डेटा मेमोरी है, ठीक है जी। सो ये फ्लैश एंड डबल प्रॉम को जा रही है यहाँ से भी और यहाँ से भी। सो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली डायरेक्ट सोर्स यूज करनी है या ये करनी है। इसमें अपने पेपर में ये भी दे सकते हैं कि डायग्राम की वर्किंग किस तरह है। जी ये इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट इसके दे दो, मुझे बताओ ये किस तरह। सिंपल था। अच्छा, एडीसी को क्लॉक जानी है, जनरल पर्पस आईओ मॉड्यूल्स को जानी है, एसिंक्रोनस टाइमर्स काउंटर्स जो है उनको भी क्लॉक जानी है। सो ये वो जो हम वहां पे जो हमें समझ नहीं आ रही थी ना, दिस इज द एसिंक्रोनस क्लॉक। जो एएसवाई ने कहा था ना कि वो, तो दिस इज एसिंक्रोनस क्लॉक। अच्छा जी, क्लॉक सोर्सेज में आप जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं बाय जो है ना दिस रजिस्टर, और जो है ना इसकी कितनी बिट्स है, 4 बिट्स है। 4 बिट्स को आप जो है ना वो 1001 इज रिजर्व, 0000 is external, 0010 is for internal RC clock, 0011 is for 128 kilohertz RC oscillator, ठीक है जी। देन ये ना वो लो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये जो है वो फुल स्विंग क्रिस्टल ऑसिलेटर, और ये है लो पावर क्रिस्टल। सिस्टम को पता है कि हमारे पास कौन सा यस, कौन सा क्लॉक सोर्स यूज करें, और फिर वो यूज भी उसी तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसे कहते हैं कि फुल स्विंग क्रिस्टल ऑसिलेटर तुम्हारे साथ लगा हुआ है, तो फिर लगाना भी है, ये ना हो कि उसकी जगह कोई और कुछ और लगाया है, तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, डिफॉल्ट क्लॉक सोर्स क्या है, डिवाइस से शिफ्ट विद इंटरनल आरसी क्लॉक ऑसिलेटर 8 मेगाहर्ट्ज का, जिसको कि आप डिवाइड कर सकते हैं बाय अप टू 8, और वो फिर 1 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। सो ये इंटरनल आरसी क्लॉक जो है ना वो जनरली आर से मुराद रेजिस्टर, सी से मजीद कैपेसिटर। तो आपको पता है कि आरसी सर्किट जो है वो क्लॉक जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, इस वजह से उनका यूज कम है। उनकी जगह जो है ना वो आप क्रिस्टल, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल या सिरामिक क्रिस्टल ऑसिलेटर्स यूज करते हैं, जो कि जिनका इंटरनल जो है ना वो मैकेनिज्म ये है कि वो दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी, इनटू जो है ना वो वाइब्रेशंस, और फिर वो उन वाइब्रेशन से एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की जो है ना वो पल्स जनरेट करते हैं। So low power crystal oscillator is a low power oscillator with reduced voltage swing on the XL2 output.
ठीक है जी. It gives the lowest power consumption but is not capable of driving other clock inputs and may be more susceptible to noise and noisy environments. ठीक है जी. Either a quartz crystal or ceramic resonator में भी. तो अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो ना वो इसके लिए ये देखिए कि इसका सर्किट इस तरह का है कि ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये दो कैपेसिटर्स हैं. इन कैपेसिटर्स की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है कि अगर आप उसे 0.923 मेगाहर्ट्ज की रेंज में चलाना चाहते हैं तो 12 से 22, ठीक है जी. 3 से 8 में चलाना चाहते हैं फिर 12 से 22 ही है. तो आप इसको 0.4 मेगाहर्ट्ज से लेके 16 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आउटपुट का क्रिस्टल इसको के साथ लो पावर क्रिस्टल इसके साथ लगा सकते हैं. 16. देन फुल स्विंग क्रिस्टल ऑसिलेटर. ये फुल स्विंग ऑसिलेटर जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो फुल जो है ना वो वोल्टेज की आउटपुट आती है, ठीक है. और दिस इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग अदर क्लॉक सोर्सेज और नॉइजी एनवायरमेंट्स में भी ये जो है ना वो करप्ट सिग्नल नहीं होता और ये जो है ना वो ऑपरेट करता है. तो ये कब क्रिस्टल ऑसिलेटर है? जब आपके पास लो वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर रहे हो. जबकि इसमें ऑपरेट करने के लिए आपको 2.7 से 5.5 वोल्ट की जो है ना वो डेफिनेटली चाहिए और ये 0.4 से 20 मेगाहर्ट्ज की जो ऊपर चलता है. अगेन सर्किट वही है, 12 से 22 का जो है वो कैपेसिटर. लो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर. ये 32.768 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर. एक चीज है जिसे कहते हैं रियल टाइम क्लॉक्स. रियल टाइम क्लॉक्स इन जनरल 32.768 किलोहर्ट्ज के ऊपर जो है वो चलती है. जितने डिवाइसेस, वेयरेबल डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस, उनकी एक इंटरनल क्लॉक अगर चल रही है ना जो कि नॉर्मल टाइम के साथ सिंक हुई हुई है, दैट इज 32.768. So it is used because it provides low power consumption and high stability. बहुत स्टेबल होता है ये सब. इसमें जो वेरिएशन है वो बहुत कम आती है तो इस वजह से बहुत लंबे टाइम के बाद एक्चुअल टाइम से इसका डिफरेंस आता है. बाकी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जो डिफरेंट टाइप के होते हैं वो जनरली जनाब ये आरटीसी जो वाला ये जो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है इसकी निस्बत उनमें वेरिएशन ज्यादा. उसके बाद कैलिब्रेटेड इंटरनल आरसी ऑसिलेटर, ये वही है जो इंटरनल था, ये दोबारा इसकी आगे. और 128 किलोहर्ट्ज का इंटरनल ऑसिलेटर जो कि जनाब वो लो पावर ऑसिलेटर है, ठीक है जी. अगेन और नॉट डिजाइन फॉर हाई एक्यूरेसी. और एक है एक्सटर्नल क्लॉक, बाहर से 20 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक जनरेट करें, सिग्नल जनरेटर से जनरेट कर लें, किसी और सर्किट से जनरेट कर लें और लाके सिस्टम के साथ कनेक्ट. ठीक है जी. तो ये 128 किलोहर्ट्ज का ऑसिलेटर ये कहाँ पे यूज होता है याद है? ये वॉचडॉग ऑसिलेटर है. So that's it for part 1 of the lecture. I will try to self-record the part 2 of the lecture and upload it. क्योंकि हमारा जो आज ड्यूटी और थीसिस डिफेंस, आई विल नॉट बी एबल टू टेक द रेस्ट ऑफ द क्लास. अदरवाइज इसमें बड़े आराम से कम्युनिटी कंप्लीट हो जाता है. तो फिर हम उसके बाद देखिए.